गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू 12th क्लास। उम्मीद है आप सब लोग फिट होंगे और हेल्थी होंगे। और बेटा, जैसे आपको पता ही है सबको कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है राष्ट्र को संबोधित करते हुए लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग धैर्य बनाकर रखें, नियमों का पालन करें और जितना हो सके अपने घरों में रहें। हमारे जो डॉक्टर हैं, सफाई कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनका आपको सम्मान करना है और पूरी निष्ठा के साथ 3 मई तक लॉकडाउन का पालन करना है। जो बच्चा जहाँ है वो वहीं पर सुरक्षित रहे। अपने घर के बुज़ुर्गों का विशेष ध्यान रखें, ख़ास तौर पर ऐसे बुज़ुर्ग जिन्हें कोई पुरानी बीमारी हो। और सामाजिक दूरी की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह से पालन करना है। घर में बने फेस मास्क या बाज़ार से जो आपने खरीदोगे मास्क, उन्हें आप अनिवार्य रूप से यूज़ में लाएँ और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गर्म पानी का सेवन ज़रूर करें। तो बेटा, आपकी जो क्लास है ये अकाउंटेंसी की फर्स्ट क्लास है और जो चैप्टर आपका चल रहा है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एग्ज़ाम में आपका 10 मार्क्स का आता है और इसमें बेटा आपके 20 से 22 पीरियड या इससे कम पीरियड भी आपके लग सकते हैं। तो जिन बच्चों के पास 2019 एडिशन है उस बुक में तो ये चैप्टर आपको फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा, यूनिट फर्स्ट। और जिन बच्चों के पास इससे पहला कोई भी एडिशन है, 18 एडिशन है, 17 एडिशन है, तो बेटा ये आपको मिलेगा वॉल्यूम सेकंड में चैप्टर, या तो लास्ट में मिल जाएगा या फिर स्टार्टिंग में मिलेगा। ठीक है ना। तो नई बुक अगर आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं है, आप 19 एडिशन या 18 एडिशन कहीं से मिले आप ले लें। सब में ये चैप्टर है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, थ्योरी में इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबके पास कॉपी, पेंसिल वगैरह, बुक वगैरह आपके सामने होनी चाहिए। तो स्क्रीन पर आपके सामने बेटा देखो चल रहा है चैप्टर आपका, ये अकाउंटेंसी का है ना। जो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग तो आपने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीनों मिलकर हमारे बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। एक तो जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, और एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, उनका मेन मोटिव होता है लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना। जैसे आपके डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, इंजीनियर हो गए, है ना। इनका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस देना। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन वो मेन मोटिव नहीं होता इनका। इसलिए इन सबको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है। जो ये आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये कंपनीज एक्ट के अंदर आता है। जैसे आपके सामने कंपनीज एक्ट दो हैं फिलहाल, एक तो कंपनीज एक्ट 2013 है और एक कंपनीज एक्ट 1956 है। कंपनीज एक्ट 1956 फिलहाल आपके कोर्स में नहीं है और कंपनीज एक्ट 2013 आपके सिलेबस में है। तो हमें तो कंपनीज एक्ट 13 के हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी है। कंपनीज एक्ट जो 13 है इसमें जो आपका ये होगा सेक्शन, ये सेक्शन 8 होगा। और जो कंपनीज एक्ट 1956 है इसमें सेक्शन 25 है। सेक्शन आपको याद नहीं करने, सेक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इररेलेवेंट है, हमें इन्हें याद नहीं करना बिल्कुल भी। तो सेक्शन 8 आपको ध्यान में रखना है कि ये कंपनीज एक्ट 13 का जो सेक्शन 8 है इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इसका मीनिंग और कंसेप्ट क्या है, समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इसने हमें बताया कि मीनिंग में एनपीओ का मीनिंग यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एनपीओ आर सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव। जितने भी एनपीओ हम बनाते हैं उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। अब कौन कौन से होंगे? जैसे कल्चरल हो गया हमारे पास, जैसे हमारे पास एजुकेशनल हो गया, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विस टू पब्लिक और मेंबर। यानी कि ये लोग जो है अपनी सर्विस पब्लिक को भी प्रोवाइड करा सकते हैं और मेंबर को भी। अब मेंबर को कैसे देंगे? जैसे हम लोग जिम में जाते हैं, जैसे हम लोग क्लब में जाते हैं, तो हमें वहाँ पे जाने के लिए पहले उनका मेंबर बनना पड़ता है। तो वे लोग अपने मेंबर को सर्विस देते हैं, तो वे भी एनपीओ में ही आते हैं सब लोग, है ना। इंस्टीट्यूट हो गए आपके, स्कूल कॉलेज हो गए आपके, में लोग आपको एजुकेशनल सर्विस देते हैं, है ना। तो वे लोग भी एजुकेशनल सर्विस पब्लिक को ना दोगे, जो मेंबर वहाँ फीस सबमिट करा रहे हैं केवल उन्हें देते हैं। इसलिए इन्हें भी किस में रखा गया है? एनपीओज में रखा गया है।
इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसे सेपरेट लीगल एंटिटी बताया गया है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मीनिंग होता है कि इसके मेंबर इससे सेपरेट होते हैं। अब सेपरेट कैसे होंगे? जैसे मान लो हमारा स्कूल है और स्कूल के जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, तो स्कूल अलग संस्था है और मालिकों को इससे अलग रखा गया। मालिक आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन स्कूल तो हमारा चलता रहेगा, स्कूल तो नहीं होगा बंद, इसलिए इसे सेपरेट लीगल एंटिटी बताया गया है। ठीक है ना। जैसे हमारे पास कोई बैंक है मान लो, तो बैंक का अगर ओनर है कोई, अगर उसकी डेथ होती है बाई चांस, तो ऐसा नहीं है कि बैंक बिल्कुल हो जाएगा बंद, बैंक चलता रहेगा हमारा, ओनर बदलते रहेंगे, इसलिए इसे सेपरेट लीगल एंटिटी बताया गया है। ठीक है। नीचे एग्जाम्पल भी हैं कुछ, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं आपके, है ना, और हॉस्पिटल्स हैं, सोसाइटीज़ हैं फॉर प्रमोशन स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर क्लब एक्सेट्रा वगैरह सब आपको दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम इसके फीचर्स पे। अच्छा एक और बात इसमें बेटा देखो, जितने भी हैं हमारे स्कूल कॉलेज पब्लिक हॉस्पिटल है, ये तो फीस लेते हैं ना, लेकिन कुछ लोग संस्थाएं हैं जो हमारी, जिनका मेन मोटिव होता है लोगों की सर्विस करना, है ना, तो उन्हें फंड कहाँ से मिलता होगा चलाने के लिए? तो देखो नीचे लिखा हुआ है कि फंड रिसीव्ड बाय ए एनपीओ, जैसे डोनेशन मिल गई कहीं से, या जैसे मैंने बताया कि फ़ीस भी लेते हैं हम लोग, मेंबरशिप फीस हो गई, है ना, कुछ लोग एंट्रेंस फीस लेते हैं, पूरे पूरे साल के लिए लेते हैं इकट्ठी, एंट्रेंस फीस हो गया। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हम चंदे को बोलते हैं, जैसे चंदे की रसीद कटती है, चंदा हो गया। ग्रांट्स मिलती है हमें सरकार की तरफ से, है ना, तो ये सब चीज़ें हमारे क्या हैं, ये फंड्स हैं, इन संस्थाओं को चलाने के लिए जो फंड हमें चाहिए वो फंड हमें यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसके फीचर्स, इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, ठीक है ना। तो पहला तो फीचर्स आपको याद हो ही गया इसमें, इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ये तो हमें पता ही लग गया इसका कि सेपरेट लीगल एंटिटी है ये। पर्पस भी मैंने बता दिया इसका, कल्चरल होगा, एजुकेशनल होगा, रिलीजियस होगा, प्रोफेशनल होगा, पेशे जैसे वकील डॉक्टर वगैरह हो गए। अब आप लोग बोलोगे जी डॉक्टर तो ये पैसे लेते हैं, फीस लेते हैं, फीस लेते हैं, लेकिन आप उनकी सर्विस की वैल्यू नहीं लगा सकते, इसलिए इसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में रखा गया। जैसे मान लो अगर कोई कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल सकती है ईजिली, उस पर प्रॉफिट कितने परसेंट वो भी निकाल लेगी। लेकिन अगर डॉक्टर ने किसी पेशेंट की अगर जान बचा दी मान लो, तो आप उसकी जान बचाने की वैल्यू नहीं वहाँ पे लगा सकते ना। तो डॉक्टर चाहे उसके बदले में 8 लाख रुपए ले रहा है, 10 लाख रुपए लेता है, तो हम उसकी जान की वैल्यू नहीं लगा सकते कि कितने की इसने जान बचा दी इसकी, है ना। जैसे वकील ने किसी को फांसी पे चढ़ने से बचा लिया और बदले में उसने 20 लाख रुपए मांगे फीस के, तो हम ये थोड़ा कहेंगे भाई इस जो इसका एक क्लाइंट था, इसे फांसी से बचाने की वैल्यू केवल 20 लाख है, उस व्यक्ति की जान की वैल्यू आपने 20 लाख लगा दी, मतलब उसके परिवार वाले कई करोड़ रुपए भी दे सकते हैं उसकी जान बचाने के लिए। तो जहाँ पे हम वैल्यू नहीं लगा सकते किसी की, उसे हम यहाँ पर रखते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। टीचर आपको पढ़ा रहे मान लो, तो टीचर की नॉलेज की वैल्यू आप लगा नहीं सकते, है ना, तो इसलिए ये भी एनपीओज की कैटेगरी में ही आते हैं। ओनरशिप किसके पास होती है, इसकी थर्ड पॉइंट है इसका, ओनरशिप इसकी या तो हमें चैरिटेबल सोसाइटी बनानी पड़ेगी, या हमें इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, हमें इसके लिए ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, अभी मैंने बताया कि इनका मेन मोटिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इनका मेन मोटिव होता है पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कराना। एनपीओ डज नॉट फंक्शन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट इट डज नॉट मीन इट कैन नॉट अर्न प्रॉफिट। तो देखो लाइन में कहा भी कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट अर्न नहीं करते, करते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं कहलाया जाता। यहाँ पे आप ये बात कर लेंगे नोट कि वो प्रॉफिट ना कहलाया जाकर वो यहाँ पे सरप्लस कहलाया जाता है, और अगर इन्हें नुकसान होता है तो वो डेफिशिएंसी बोला जाएगा यहाँ पे। मैनेजमेंट की बात करें तो एनपीओ इज मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कॉल्ड ट्रस्टी। तो एनपीओ जितने भी हैं इनका जो मैनेजमेंट होता है वो किसके पास होता है, ट्रस्टी के पास। ट्रस्टी बना देते हैं हम, ग्रुप ऑफ पर्सन ट्रस्टी होते हैं। फंड कहाँ से मिलेगा, फंड गिवन बाय इट्स मेंबर एंड डोनर एज एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन। अच्छा स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट्स में क्या क्या बनाएंगे अपने, अकाउंट्स में बनाएंगे इट प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर विच इंक्लूड रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेटा आपने 11वीं में पढ़ा होगा, कैश अकाउंट, 1 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक। तो आपने कैश बुक में पढ़ा था कि जितना कैश हमें मिलता है वो सब हम डेबिट में लिखते हैं, और जितना कैश हम पेमेंट करते हैं वो सब हम क्रेडिट में। तो कैश अकाउंट का ये अल्टरनेटिव है रिसीप्ट एंड पेमेंट। कैश कैश जितना हमें मिला वो डेबिट में आया, तो मिलना मतलब रिसिप्ट होना,
और कैश हमने पेमेंट किया तो वो हमने लिखा क्रेडिट में, इसलिए इसका नाम पड़ गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एक आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट लिखते थे लॉस, तो यहाँ भी इसका एक अल्टरनेटिव है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जितनी भी इनकम आपको होगी वो आप कहाँ पे लिखोगे, इसमें क्रेडिट में। बिल्कुल ऐसे ही है जैसा आपने 11th क्लास में पेंडल पढ़ा हुआ है। पेंडल में हम प्रॉफिट कहाँ पे लिखते थे, बाय साइड में, एक्सपेंसेस लॉसेस कहाँ पे लिखते थे, टू साइड में, यानी कि डेबिट साइड में। तो यहाँ भी सेम वही है कि हमें जितनी भी इनकम हमारी होगी उसे हम बाय साइड में लिखेंगे, एक्सपेंडिचर जितने हमारे होंगे उसे हम टू में लिखेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट जैसी आपने 11th क्लास में पढ़ी है वो सेम बैलेंस शीट आपकी यहाँ पे है। होमवर्क है जो आपका, होमवर्क में आप नोट कर लेंगे, अगर किसी के पास 19 एडिशन है, लास्ट ईयर की बुक है, तो उसमें पेज नंबर 1.2 लिखा हुआ नीचे होमवर्क, डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में डिफरेंस है, ये आपका होमवर्क है इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें, तो नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, ये पेज नंबर आपके 1.3 पे है। तो देखो पढ़ते हैं से, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश इंक्लूडिंग बैंक ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। इट बिगिंस विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस एंड ends with closing cash and bank balance of the accounting period. Receipts are shown on the debit side whereas payments are shown on the credit side of the account। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, ठीक कर लेना, कोई बात नहीं। तो इसमें कहा भी कि रिसीप्ट और जो पेमेंट अकाउंट है वो कैश की समरी है, और यहाँ पे कैश का मतलब कैश और बैंक दोनों है। जब भी आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो इस आप हमेशा स्टार्टिंग करोगे इसके ओपनिंग बैलेंस से, टू बैलेंस बीडी हम जिसे बोलते हैं, तो टू बैलेंस बीडी से आप इसे स्टार्टिंग करोगे। इट बिगिंस विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, और हमेशा ये एंड होगा क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से, यानी कि टू बैलेंस बीडी से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे और लास्ट में जो आंसर बचेगा वो बाय बैलेंस सीडी लिखते हैं इसे। द अकाउंटिंग पीरियड रिसिप्ट आर शोन ऑन द डेबिट साइड, लिखा भी हुआ इसमें कि रिसिप्ट जो होगी वो कहाँ पे लिखी जाएगी, डेबिट साइड। जितना भी कैश आपको मिलेगा, इसमें हमें ये ध्यान रखना कि हमें 1 साल का बनाना है या 2 साल का, जितना भी कैश हमें मिलेगा चाहे वो 1 साल का है, 2 का है, 10 साल तक का भी है, कितना भी है, जितना कैश आपको मिलेगा वो आप सब डेबिट साइड में लिख दोगे। जितना कैश आप पेड करोगे, चाहे वो करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है, लास्ट ईयर का, कोई सा भी है, नेक्स्ट ईयर का भी है अगर वो, तो जितना कैश आप पेमेंट करोगे वो आप क्रेडिट साइड में लिख दोगे, और जितना कैश आप रिसीव करोगे डेबिट साइड। बड़ा आसान तरीका इसका बनाने का, कुछ नहीं ध्यान में रखना, बस आपको क्वेश्चन में ये पहचानना है कि कितनी रिसिप्ट है और ये पहचानना है कि क्या पेमेंट है हमारे पास। तो जितनी आपकी रिसिप्ट होंगी वो सब आप डेबिट में लिखोगे, और जितना पेमेंट होगा वो सब आप क्रेडिट साइड में लिख दोगे। इसमें जो फॉर्मेट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, वो आपके पेज नंबर 1.3 पे है, जिसके पास एडिशन 19 है। तो ये सब देख लोगे, एक बार रीडिंग लगा लोगे इसकी, इसका आपको फॉर्मेट पता लग जाएगा। अगर फॉर्मेट आपको नहीं भी समझ में आता तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको फॉर्मेट समझा दूंगा फिर। इसके बाद है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स, और फीचर्स में सबसे पहले है इसका नेचर। तो देखो बेटा, कैश, मैंने बताया ना कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश का ही अल्टरनेटिव है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश का अल्टरनेटिव है। और आपको पता है कि बैलेंस शीट में कैश कहाँ पे लिखा जाता है, बैलेंस शीट में कैश कहाँ पे लिखा जाता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में। तो इसलिए इसे बताया गया इट इज़ एन एसेट्स अकाउंट बिकॉज इट इज़ अ समरी ऑफ कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस। अब क्योंकि कैश आपने 11th में पढ़ा था कि अकाउंट्स के नेचर 3 होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट। तो कैश जो है आपका किस कैटेगरी में आएगा, रियल में आएगा। तो इसका नेचर आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ ए रियल नेचर या इट इज़ एन एसेट्स अकाउंट। बेसिक ऑफ प्रिपेयरिंग, इसे कैसे बनाएंगे, इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये केवल कैश बेस पर बनेगा। मैंने बताया जितना कैश आपको मिलेगा वो आप डेबिट में लिखोगे, जितना कैश आप पेमेंट करोगे वो आप क्रेडिट में लिखोगे। इसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक बात नोट करने वाले बेटा, इसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड की कोई एंट्री नहीं होगी। इसमें ऐसी कोई एंट्री नहीं होगी जो नॉन कैश होगी। अब ये कैसे पता करेंगे कि नॉन कैश है जी कैश है, तो भाई जर्नल एंट्री आप सबने सीखी हुई है,
अगर किसी एंट्री को बनाते वक्त उस एंट्री में कैश आता है तो वो एंट्री कैश आइटम है, और अगर उस एंट्री में कैश नहीं आता तो वो नॉन कैश है। जैसे हमने सैलरी पेड की, तो सैलरी पेड करने की एंट्री आप क्या बनाओगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस एंट्री में कैश आ गया, तो ये आपकी कैश आइटम है। जैसे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या बनती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। इसमें कहीं भी कैश नहीं आया, तो ये एंट्री आपकी नॉन कैश आइटम है। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में कहीं भी नहीं आएगी। इसी तरह से मान लो बैड डेब्ट्स की एंट्री है, पैसा हमारा डूब गया, तो एंट्री क्या बनाते हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो इस एंट्री में भी कैश नहीं आ रहा, तो ये एंट्री भी रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगी। डेटर को डिस्काउंट दिया, एंट्री बन रही डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। इस एंट्री में भी देखो कैश नहीं आ रहा, तो ये एंट्री भी आपके रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगी। सिंपल सी बात है, आप लोग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ नाम है, हम लोग बना रहे कैश अकाउंट। तो जहाँ 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 से हमें कैश मिलेगा वो हम इसके डेट में लिखेंगे, और अगर हमारे पास से कैश जा रहा तो बाय में। कोई भी नॉन कैश आइटम इसमें नहीं लिखी जाएगी, ठीक है ना। तो इसे हमें केवल कैश बेस पर बनाना। अच्छा, एक और बात है इसमें, जैसे कि हमें मजदूर को 2 महीने की मजदूरी देनी बाकी है, जिसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग, एडवांस देना, प्रीपेड, है ना। तो मान लो मजदूर को हमने 10 महीने की मजदूरी दी, 2 महीने की नहीं दी, तो इसमें हम केवल 10 महीने की लिखेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जितना कैश आप दोगे वही लिखा जाएगा। इसमें हम कभी भी ये नहीं देखेंगे कि हमें 1 साल का ही बनाना, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस बनाते वक्त हम ये ध्यान में रखते थे कि हमें 1 साल का बनाना। अगर 10 महीने की मजदूरी थी तो वहाँ पे 1 साल का करने के लिए 2 महीने की वेजेस हम प्लस कर देते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, जितना कैश मिलेगा सिर्फ वो लिखोगे, और जितना कैश पेड होगा सिर्फ वो यहाँ पे लिखा जाएगा। कैपिटल एंड रिवेन्यू, 11th क्लास में आपका एक चैप्टर था कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से। तो हमें इसमें सब तरह के एक्सपेंसेस और अपनी इनकम, चाहे वो कैपिटल है चाहे वो यहाँ पर रिवेन्यू है, हमें सब तरह की लिखनी है। अच्छा, कैपिटल इनकम कौन सी होगी और कैपिटल एक्सपेंस कौन से, जैसे बिल्डिंग परचेज करना कैपिटल एक्सपेंस है, मशीन परचेज करना कैपिटल एक्सपेंस है। रिवेन्यू एक्सपेंस कौन से हो गए, सेल का परचेज करना, मान लो गुड्स परचेज कर रहे, तो ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंस है। सैलरी पेड करना, वेजेस पेड करना, है ना, इंश्योरेंस पेड करना, वेजेस पेड करना, मतलब ये सारे एक्सपेंस हमारे कैसे हैं, रिवेन्यू एक्सपेंस है हमारे। तो चाहे कोई कैपिटल एक्सपेंस है चाहे वो रिवेन्यू है, हमें दोनों ही एक्सपेंस पेमेंट साइड में लिखने हैं, ठीक है ना। और जितना भी कैपिटल रिसिप्ट होगी और रिवेन्यू रिसिप्ट होगी वो हमें इसके डेबिट साइड में लिखनी है। ये इसके फीचर्स हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। तो चाहे आपको पैसा कहीं से मिल रहा, चाहे मशीन बेच के मिल रहा है, बिल्डिंग से बेच के मिल रहा, इंटरेस्ट मिल रहा, आपको रेंट मिल रहा, कैसी भी इनकम है, चाहे वो कैपिटल है रिवेन्यू है, इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीप्ट एंड पेमेंट वेदर दे आर ऑफ द रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका पीरियड। इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन वेदर इट रिलेट्स टू करंट, प्रीवियस और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। ये बात मैं आपको बता चुका कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते वक्त चाहे आपको किसी भी पीरियड का कैश मिल रहा हो, चाहे आप किसी भी पीरियड का कैश पेड कर रहे हो, वो आपको सारा रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। यही मैंने आपको बता दिया। ओपनिंग बैलेंस, जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे, ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से, और क्लोजिंग बैलेंस आप लिखोगे बाय साइड में बाय बैलेंस सीडी के नाम से। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है एडजस्टमेंट। अभी ये पॉइंट मैं आपको बता चुका कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और इनकम इन एडवांस, डेप्रिसिएशन, ये एंट्रेंस में नहीं लिखी जाए, किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। पर्पज, द पर्पज इज टू शो अमाउंट रिसीव्ड एंड पेड अंडर डिफरेंट हेड्स ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। इस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का मेन जो पर्पज होगा हमारा, वो सिर्फ ये होगा कि हमें इसमें जितना भी अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, जितना हमें पेमेंट करना, सिर्फ वो दिखाना। हमें हमारा यहाँ पर्पज ये बिल्कुल नहीं है कि 1 साल के बना के दिखाना। जितना कैश आपको मिलेगा, जितना कैश आप पेड करोगे, सिर्फ वो यहाँ पे हमें लिखना है। ये आपके बेटा इसमें हो गए फीचर्स, हो गए आपके। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लिमिटेशन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की
लिमिटेशन क्या क्या होंगी। देखो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, इट डज नॉट शो एक्सपेंस एंड इनकम फॉर द अकाउंटिंग पीरियड बिसाइड्स पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज कैपिटल रिसिप्ट आर आल्सो शोन इन द अकाउंट। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि ये केवल अकाउंटिंग पीरियड के इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं दिखाता, ये हमें उन एक्सपेंडिचर या इनकम के साथ साथ जितनी हमारी लायबिलिटीज़ हैं, जितनी हमारी एसेट्स हैं, उनसे रिलेट ट्रांजेक्शन भी दिखाता है। चाहे आपने बिल्डिंग परचेज की, चाहे आपने लोन लिया, चाहे आपने कैसा भी एक्सपेंस किया, अगर वो कैश में है तो वो सब यहाँ पे लिखा जाएगा। इट डज नॉट शो वेदर द एनपीओ इज एबल टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंस आउट ऑफ इट्स इनकम और नॉट। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब तरह के अपने एक्सपेंस दिखाने पड़ेंगे, चाहे में एक्सपेंस एनपीओ जो है, अगर मान लो किसी के पास इनकम कम है और एक्सपेंस है ज़्यादा, तो हमें ज़्यादा एक्सपेंस दिखाने पड़ेंगे, चाहे हमें उसमें लॉस हो या ना हो। इसका मीनिंग ये है कि इट डज नॉट शो वेदर द एनपीओ इज एबल टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंस आउट ऑफ इट्स इनकम और नॉट। तो हमें इसमें सब तरह के एक्सपेंस अपने दिखाने, अगर यहाँ पे लॉस आएगा तो वो डेफिशिएंसी के नाम से यहाँ पे लिखा जाएगा। ये इसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। यहाँ आपके बुक में भी है 1.4 पेज नंबर पे। तो बेटा यहाँ तक आपकी ये फर्स्ट क्लास है थ्योरी की। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है न्यूमेरिकल सेंड करता हूँ। होमवर्क में आप नोट कर लेंगे अपना। एक तो आपको इसका मीनिंग और इसके फीचर्स डिफरेंस मैंने आपको दिए हैं, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स और इसकी लिमिटेशन, यहाँ तक का आपको वर्क अपना कंप्लीट करना है। थैंक यू एंड बाय बाय।